अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के विंटर 22 और समर 23 के पेपर्स को। तो चलें हम विंटर 22 के पेपर को देखते हैं कि कोई नई चीज़ आई है इसके अंदर। न्यूमेरिकल्स हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एज इट इज़ वही है, पहले एंट्रीज करवाई हुई है, फिर बी में वही हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाने हैं और फिर उसकी एंट्रीज करनी है। तो ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादातर थ्योरी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा नया लग रहा है। बेसिकली है तो ये वही ईवी है आपके पास, लेकिन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये पार्ट ए करवा के दिखा देता हूँ। आप लोगों को ये दिए हुए ए और इन्वेस्टमेंट का उसने बताया कि ये आपको इन्वेस्टमेंट इतने अमाउंट मिलेगी हर साल पे, ठीक है। पहले साल इतनी, दूसरे साल इतनी, तीसरे साल इतनी, चौथे साल इतनी, ठीक है। वो कह रहे हैं यू कैन अर्न 12% ऑन अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ द मोस्ट यू शुड पे फॉर दिस वन, ठीक है। कंप्यूट टोटल प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली आपको कह रहा है कि करंट जो आपका रेट है वो आपका 12% है, यानी कि ये समझें कि आप कहीं और पैसे लगा रहे हैं तो आपको 12% मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी को डिस्काउंट रेट बना के इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से निकालते हैं मैं काफ़ी दफ़ा करवा चुका हूँ, यहाँ पे करके एक दफ़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है ये, ठीक है। हमें क्या करना है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। हमें दिया हुआ है 50.5 के, ठीक है। 1 प्लस 0.12 और ये पहला साल हो गया। दूसरे साल में हमें ये दे रहा है, ठीक है। इसको मैं थाउजेंड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, सही है, अपनी आसानी के लिए। तीसरे साल में हमारे पास 70,000 है और ये तीसरा साल है तो हम यहाँ पे ऊपर 3 लिख देंगे। और फाइनली चौथे साल में हमारे पास है 75.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 और ये हमारे पास 4 आ जाएगा। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, और ये हमारा वो रेट हो गया 12%, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी ये चीज़। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगी। इसमें बस यही करना था हमें, ठीक है। कितना आसान है, देखा आपने। ये हमारा 4 नंबर का था, फ़ौरन हमने करके दिखा दिया। इसके बाद हमारे पास पार्ट बी है, तो पार्ट बी वैक वही है, आई थिंक सो। इसके अंदर नंबर्स भी सेम है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सेम एज इट इज़ मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इस पेपर में कुछ भी नया नहीं आया हुआ। एक ही चीज़ ये थोड़ी सी अलग थी जो मैंने आप लोगों को करवा दी। अब समर 23 का पेपर देखते हैं। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन 4 हमें वही दिया हुआ है, एंट्रीज़ बनानी है। और इसका पार्ट बी भी हमें वही दिया हुआ है। नहीं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर नहीं दिया हुआ। तो ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर का था वो पूरा शेड्यूल बनता है, इसका भी शेड्यूल बनता है, ठीक है। क्या बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख लूँ, यहाँ पे देखें फैक्ट्री ओवरहेड को उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है, यानी कि उन्होंने बाकी पार्ट्स में ब्रेक नहीं किया। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, मिसलेनियस वगैरह इस सब में ब्रेक नहीं किया हुआ, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें हम ऐड कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, हम लेस कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। देखें ये पिछला वाला ही काम है, ठीक है, कोई भी नई चीज़ नहीं है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री, लेस कर देंगे फिनिश गुड की क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखा, सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड हुई है, ठीक है, और कोई भी नई चीज़ नहीं हुई है। अब देख लें क्या दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया हुआ है 1.9, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट लेबर हमें दिया हुआ है 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसका मुझे 70% निकालना है, इनके मल्टीप्लाई बाय 0.7 कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 45% ऑफ डायरेक्ट लेबर। देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है 45% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी कि डायरेक्ट लेबर की जो वैल्यू आई है उसका 45% निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल का मत निकाल दीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.45 से, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 598,500। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई, 3
828,500। हम देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस हमें क्या दिया हुआ है, 180 270, ठीक है। 180,000 ये ऐड हो जाएगा, 270,000 जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3,738,500। और फिनिश गुड हमें कितना दिया हुआ है, फिनिश गुड हमें दिया हुआ है 285 और 325, तो 285,000 जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा और 325,000 जो है वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3,698,500। तो देखा आपने कि पहले ये लोग मांगते थे हमसे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने दिया है तो सिर्फ एक ये चीज़ ऐड हो गई है, ठीक है, बस इतनी सी चीज़ थी। अब इसी तरह मैं आप लोगों को एंट्रीज़ का एक बता दूं, एंट्रीज़ भी एज इट इज़ वही रहेगी, ठीक है, फिनिश गुड इन्वेंट्री तक की, ठीक है। हम ऐसे ही करते थे ना, इसको हम फिनिश गुड में डाल देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस से लेकर फिनिश गुड में ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ऐड हो जाएगी, वो चीज़ क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और यहाँ पे फिनिश गुड इन्वेंट्री, ये वैल्यू जो है हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी 3,698,500, और ये हमारे पास डेबिट हो जाएगी 3,698,500, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी ये क्रेडिट हो गई, ये डेबिट हो गई। उस वक्त हम लोग क्या करते थे, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री क्रेडिट होती थी और डेबिट आपकी ये हो जाती थी। लेकिन इसके बाद एक और एंट्री है, यहाँ से निकल के किस में जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे और इसको डेबिट कर देंगे, बस यही फ़र्क है। एंट्रीज़ में एक ये चीज़ ऐड होगी, बाकी एज इट इज़ सब का सब आपका वही रहेगा जो मैं आप लोगों को 2-3 दफ़ा करवा चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 का बी देख लेते हैं। इसके अंदर हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस करना है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस करना है। इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमारे पास हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दिया हुआ है ये, एक्चुअल प्राइस हमें दिया हुआ है ये, और हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 14,000 है हमें, ठीक है। मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। चाहे जितना भी हमने लिया हो, जितना भी कुछ किया हो, जो यूज़ हुआ है वो एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 17.25 माइनस 17.8 इंटू 14,000, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस में 700। तो ये आपका एडवर्स हो गया क्योंकि माइनस में, ठीक है। अब दूसरे के केस में देख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें नहीं दी हुई, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस तो हम ऊपर से ही ले लेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेट दिया है 0.45 kg पर यूनिट, और एक्चुअल हमारी यूनिट्स कितने यूज़ हुए हैं 30,600, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी, 30,600 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.45 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 13,770। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 13,770 माइनस 14,000, और स्टैंडर्ड प्राइस हमारी कितनी थी 17.25, तो ये भी हमारे पास एडवर्स आई है 4,082.5, ये भी हम एडवर्स या अनफेवरेबल लिख देंगे। बस ये वाला हमारा सवाल यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा ब्रेक इवन का है, लेकिन इसमें क्या दिया है, ब्रेक इवन इन सेल्स दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से करेंगे, ब्रेक इवन सेल्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ब्रेक इवन का क्या है, हम लिख देंगे रुपीज़ में फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन में लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। अब देख लेते हैं वैल्यू हमें क्या क्या दी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 321 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 265, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, 321 माइनस 265
डिवाइडेड बाय 321, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.174। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की क्या है 0.174, और फिक्स कॉस्ट हम देख लेते हैं हमें कितनी दी हुई है, 9 लाख दी हुई है, तो ये हम 9 लाख यहाँ लिख देंगे। हमारे पास ब्रेक इवन की कितनी आ गई 5172414, ठीक है, ये हमारे पास उसमें आ गई। अब अगला हमें दिया हुआ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अगर सिंपल मुझे सेलिंग प्राइस पूरी दी हुई होती, वैसे तो मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगा, खैर शॉर्टकट करके मैं पूरा उसी तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मुझे सेल्स टोटल दी हुई होती तो जो वैल्यू आई है उसमें से मैं सेल्स माइनस जो अभी मेरी निकली है वैल्यू वो मैं कर दूंगा, तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। लेकिन इन्होंने सेल्स यूनिट्स में शो किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा ब्रेक इवन को यूनिट्स में निकालूंगा पहले। आप लोगों का यहाँ पे एक स्टेप शायद बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहेंगे, ठीक है। ये वही है 321 क्यू माइनस 265 क्यू, और ये मैंने वहाँ भेज दिया 9 लाख, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 9 लाख थी, ठीक है। यहाँ पे मैं Q की वैल्यू निकालूंगा तो Q की वैल्यू मेरे पास आ गई 16071.4 यूनिट्स, ठीक है। तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ जाएगी, उसने वहाँ पे मुझे सेल्स कितनी दी हुई है 18,500 दी हुई है, तो 18,500 माइनस 16,071.4, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे पास आ जाएगी 2428.6, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी हमारा ख़त्म हुआ। बाकी इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे सिर्फ इन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की थी, ठीक है, वरना इनके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस तकरीबन उसी टाइप के थे, तो हम लोगों ने आसानी से कर लिया। बाकी जो थोड़ी बहुत चेंजेस थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। तो इंशाल्लाह आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों का इंशाल्लाह ये पेपर बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।